की थी। आज हम बात करेंगे समराइजिंग पर कि कैसे आप, अगर आपने किसी टेक्स्ट को रीड किया है और मेन आइडिया को आपने एक्सट्रैक्ट आउट किया है, तो कैसे फिर आप उसको समराइज करेंगे। सही है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज समरी? A summary is a brief overview of an entire discussion or argument. याद रखें, आप हमने ये भी डिस्कस किया था कि ऐसे में जो कंक्लूजन होता है वहाँ पे समरी मौजूद होती है। समरी का मतलब समेशन होता है, जहाँ पे राइटर अपनी मेन आइडिया को वहाँ पे रिस्टेट भी करता है और सम अप करता है उसको। सही है, तो समरी जो होती है ये एक ओवरव्यू होती है। सही है, एक ओवरव्यू होती है एंटायर डिस्कशन की। तो इसमें हम ये कह सकते हैं कि अगर मिसाल एक राइटर है, उसने आर्टिकल लिखा हुआ है, किसी ने थीसिस लिखी हुई है, रिसर्च लिखे हुए हैं, या कोई ऐसे वगैरह लिखा हुआ है, तो कंक्लूजन में वो क्या करता है, उसको दोबारा उस मेन आइडिया को रिस्टेट करता है या उसको समराइज करता है, उसकी समेशन करता है, उसको वाइंड अप करता है। तो ये एक ओवरव्यू होती है एक एंटायर डिस्कशन में। जिस उसने जो एंटायर डिस्कशन की होती है, इंट्रोडक्शन लिखा हुआ होता है, सपोर्टिंग डिटेल्स, एविडेंस, फैक्ट्स एंड फिगर्स प्रेजेंट किए होते हैं, तो वो फिर कंक्लूजन में समरी लिखता है और कंक्लूजन में ये एक ओवरव्यू होता है। सही है, तो समरी एक ओवरव्यू है एंटायर डिस्कशन की, एंटायर आर्गुमेंट की। अगर आप किसी आर्टिकल की, किसी भी ऐसे की, किसी भी बुक की वगैरह की समरी लिखते हैं, तो ये एक ओवरव्यू है। एक आप उसको क्या करते हैं, सारी जो आर्गुमेंट होती है, एंटायर डिस्कशन होती है, उसको अपनी अल्फाज में और शॉर्ट वर्ड्स में या शॉर्ट पैसेज में लिखते हैं, तो ये समरी कहलाती है। सही है, समराइजिंग इज व्हेन you take a lot of information and create a condensed version that covers the main points. अच्छा, हमने इस पे बात सेकंड चैप्टर में भी की थी, अगर आपको याद हो, कि समराइजिंग या summary, whenever you write a summary, so we go through with three steps. The first one is keeping, then we go through with deleting and paraphrasing. तो summary में हमारे पास 3 steps होते हैं। क्या होते हैं 3 steps? एक होता है कि हम जिन आइडिया जो इंपॉर्टेंट होती हैं, मेन पॉइंट्स होते हैं, उसको अपने साथ रखते हैं। सही है, और डिलीट इन पॉइंट्स को करेंगे, जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स हो, जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हो, जो अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन हो, उसको क्या करेंगे, डिलीट करेंगे, मतलब एक्सक्लूड करेंगे, अपनी समरी में इसको इंक्लूड नहीं करेंगे। फिर हमने बात की पैराफ्रेजिंग की, कि जो आइडिया जो हम कीप कर रहे हैं अपने साथ, इंक्लूड कर रहे हैं अपने समरी में, तो उस आइडिया को जिस पर ऑलरेडी राइटर ने या ऑथर ने बात की है, उसको हम अपनी अल्फाज में लिखेंगे। तो फिर इसको कहते हैं पैराफ्रेजिंग। इसी तरह समरी समरी जो आप लिखते हैं, तो वो आप सिर्फ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स या जो बुलेट पॉइंट्स होते हैं, या जो हम कहते हैं कि मोस्ट इंपॉर्टेंट डेटा होता है, इंफॉर्मेशन होती है, तो उसको पिकअप करते हैं, उसको कीप करते हैं और उसको पैराफ्रेज करते हैं, उसको समराइज करते हैं। यू डोंट गो फॉर द एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए आप नहीं जाते, उसको फिर समराइज नहीं करती है। सही है, तो ये जो होगा, आप जब ओरिजिनल टेक्स्ट को समराइज करेंगे, तो ऑटोमेटिकली आप मेन पॉइंट्स को समराइज कर रहे हैं ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को, या जो मेन आइडिया है उसको समराइज कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली जो आपकी समरी होगी ये शॉर्टर होगी देन द ओरिजिनल टेक्स्ट। सही है, अ समरी इज ऑलवेज वेरी सिंपल एंड इजी टू अंडरस्टैंड एंड डज नॉट कंटेन एनी इडियम। अच्छा, याद रखिए, समरी हम लिखते ही इसलिए है कि वो सिंपल अल्फाज में हो। सिंपल अल्फाज का मतलब है कि हम अपने अल्फाज में लिखते हैं। मैंने आपको कहा पैराफ्रेजिंग एक मेथड है, इसमें यूज होता है। तो हम क्या करते हैं, ऑथर के आइडिया को अपने अल्फाज में लिखते हैं, तो हमारे अल्फाज जो होंगे वो सिंपल होंगे। हम इसमें ईडियम्स, मेटाफर्स और ये सेइंग वगैरह यूज नहीं करेंगे, क्योंकि हमने उस सिर्फ ऑथर के आइडिया को अपनी अल्फाज में ही, अपनी वर्ड्स में ही लिखना है। सही है ना। अगर आप इसमें मेटाफर्स और ईडियम्स वगैरह ऐड करेंगे, तो उसमें आप क्या कर रहे हैं, न्यू चीजें को ऐड कर रहे हैं। और हम समरी में हमने ये कहा है कि यू शुड अवॉइड यूजिंग योर इंटरप्रिटेशंस, और यू शुड अवॉइड इंक्लूडिंग योर ओपिनियन। हम समरी में कभी भी अपनी ओपिनियन और वगैरह चीजें, ये चीजें जो होती हैं, इंक्लूड नहीं करेंगे। सही है, क्योंकि द एक्चुअल मैसेज इज डिस्टोर्टेड। कब डिस्टोर्ट होता है, जब आप नई नई चीजें लेके आएंगे, तो ऑथर की आइडिया तो आपने क्या की, विड्रॉ कर दी, आप अपनी आइडिया लिख रही हैं। तो समरी में जो है, हम एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन को या एक्स्ट्रा जो वर्ड्स हैं उसको इंक्लूड नहीं करेंगे। सही है, वो लोग भी निकल रहे हैं 12 बजे। जीते हमीना, प्लीज टर्न ऑफ योर माइक।
अच्छा, तो हम बात कर रहे थे कि समरी में आप कभी भी एक्स्ट्रा वर्ड जो होती हैं, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होती है या किसी भी जो एक्सप्रेशंस होती हैं उसको यूज नहीं करते हैं, क्योंकि आप क्या करते हैं, आप ऑथर की आइडिया को उसी तरह लेके आते हैं और अपने अल्फाज में लिखते हैं। सही है। द समरी इज ऑलमोस्ट ऑलवेज इन द राइटर्स ओन वर्ड्स। याद रखिए, जो समरी होती है ये राइटर के अपनी अल्फाज में होती है। सही है। जो राइटर होते हैं, आप समराइज कर रहे हैं किसी भी पैसेज को, किसी भी बुक को, किसी भी आर्टिकल को, किसी भी ऐसे को, तो आप अपनी अल्फाज में उसको उसकी समरी लिखेंगे। सही है। तो अपने अल्फाज में जो लिखेंगे मतलब वो सिंपल वर्ड्स होंगे। क्या होंगे? सिंपल वर्ड्स। सही है। अच्छा, अब आते हैं कि दूसरे स्लाइड की तरफ। पर्पस ऑफ राइटिंग समरी। हमारे पास, हम अगर एक समरी लिख रहे हैं तो क्यों लिख रहे हैं, इसका पर्पस क्या है? इट हेल्प्स टू जज द अंडरस्टैंडिंग ऑफ एन इंडिविजुअल अबाउट द गिवन पैसेज। हमने सेकंड चैप्टर में इस पे बात की थी कि once you go through with the main idea, once you extract out the main idea from a passage, then you will write the summary. अब समरी आप क्यों लिखते हैं? तो समरी आप की जो होती है ये इसलिए आप लिखते हैं ताकि आपको जो मेन आइडिया है उसकी अंडरस्टैंडिंग ज्यादा हो जाए। क्या हो जाए? ज्यादा अंडरस्टैंडिंग हो जाए। सही है। इट ऑल्सो हेल्प्स टू बिल्ड द कंप्रिहेंडिंग कैपेबिलिटी ऑफ द स्टूडेंट। हाँ, अच्छा, अगर आप किसी भी पैसेज को पहले रीड करते हैं फिर अंडरस्टैंड करते हैं उसको, मतलब मेन आइडिया को आपने एक्सेस कर लिया, फिर उसके बाद आप समरी लिखते हैं, तो आपने पहले रीड किया फिर अंडरस्टैंड किया, आपने उस पर समरी भी लिख ली, तो आपकी अंडरस्टैंडिंग ज्यादा होगी उस बंदे से अगर उसने सिर्फ रीड किया हो या उस सिर्फ अंडरस्टैंड किया हो। सही है। हम एक बात जो स्कॉलर्स है वो कहते हैं कि जितने ज्यादा आप सेंसेस यूज करते हैं उतनी ही ज्यादा आपकी जो मेमोरी है उसमें वो इंफॉर्मेशन रिटेन होती है। कैसे? मिसाल के तौर पर आप सिर्फ रीड करते हैं। सही है। आप साइलेंटली रीड करते हैं कि पैसेज को, और एक बंदा है उसको लाउडली वो क्या कर रहा है, रिसाइट कर रहा है या रीड कर रहा है। तो जो स्कॉलर्स हैं वो कहते हैं कि जो साइलेंटली रीड करेगा उसकी अंडरस्टैंडिंग उस पैसेज के बने से वो उस पैसेज के बारे में इतनी ज्यादा नहीं होगी बनिस्बत उस बंदे की अगर वो जो ज्यादा लाउडली रीड करता है। अच्छा, फिर स्कॉलर्स कहते हैं कि अगर एक बंदा है वो लाउडली रीड करता है और उसके साथ एक और बंदा है वो लाउडली रीड भी करता है और साथ में उसको समराइज करता है या लिखता भी है, तो उसकी अंडरस्टैंडिंग या उसकी जो मेमोरी रिटेंशन होगी वो ज्यादा होगी उस बंदे से जो सिर्फ रीड कर रहा है। तो इसलिए अगर आप समरी लिखते हैं तो आपकी अंडरस्टैंडिंग उस बंदे से ज्यादा होगी जो सिर्फ रीड करता है। सही है। इट हेल्प्स टू हेल्प्स टू क्रिएट द एसेंशियल कंपोनेंट फ्रॉम द पैसेज विदाउट कॉजिंग एन कंफ्यूजन। अच्छा, याद रखें कि जो जब आप किसी पैसेज को रीड करते हैं तो उसमें आप डिग आउट करते हैं मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को। सही है। वंस यू गो थ्रू द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑटोमेटिकली द मेन आइडिया विल बी क्लियर टू यू। तो अगर मिसाल के तौर पर आप किसी भी टेक्स्ट को समराइज करते हैं तो आपकी मेन फोकस का किस चीज पर होती है? मेन एसेंशियल जो कंपोनेंट्स होते हैं, एसेंशियल जो पॉइंट्स होते हैं, मेन पॉइंट्स पर होती हैं। तो ऑटोमेटिकली मेन पॉइंट जो होते हैं उससे आपको मेन आइडिया का पता चल जाता है। अगर एक बंदा है वो सिर्फ रीड कर रहा है और एसेंशियल पॉइंट पर वो इतना फोकस इसी तरह देता है जितना वो अनइम्पोर्टेंट पॉइंट्स पर दे रहा, अननेसेसरी चीजों पर दे रहा है, तो उसकी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी कम होगी। सही है। बनिस्बत वो बंदा जो सिर्फ एसेंशियल पॉइंट्स या कंपोनेंट्स या इंफॉर्मेशन पर फोकस करता है। सही है। तो एक तो ये बात होगी कि जब आप इन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर, इंपॉर्टेंट डेटा पर फोकस करेंगे तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। सही है। आप कंफ्यूज नहीं होंगे। हेल्प्स टू रिमेंबर द पैसेज एंड इट्स इंपॉर्टेंट डिटेल्स। अच्छा, याद रखें कि एक तो आपको मैंने आपको कहा अली कि अगर आप एसेंशियल पॉइंट्स पर फोकस कर रहे हैं तो आप वही पॉइंट्स आपके जहन में याद होंगे आपको, और जब भी किसी भी फ्यूचर में अगर वो टॉपिक के बारे में आपको डिस्कशन करना हो तो वही पॉइंट जो होंगे आपकी मेमोरी में होंगी और आप उस पर डिस्कशन कर सकेंगे। सही है। तो ये पर्पस होती है राइटिंग समरी की। सही है। अच्छा, फ्रेमवर्क क्या है? समरी की फ्रेमवर्क क्या है? बिफोर राइटिंग अ समरी वन मस्ट आस्क देमसेल्फ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। आप जब समरी लिखेंगे ना उससे पहले आपको कुछ 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 जो क्वेश्चंस है वो फॉर्मुलेट करनी होगी। वो कौन से क्वेश्चंस होंगे? व्हाट इज आर द मेन आइडियाज गिवन इन द पैसेज। मेन आइडिया क्या है? सही है। जो मेन ऑथर ने है उसने किस सब्जेक्ट पे बात की है और उस
इस टॉपिक का मेन आइडिया क्या है। तो अगर आपको याद हो तो सेकंड चैप्टर में हमने इस पे बात की थी कि हाउ विल यू गो फॉर द मेन आइडिया, हाउ विल यू फाइंड आउट द मेन आइडिया। मेन आइडिया को कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो हमने इस पे डिटेल में डिस्कशन की है कि आप जाएंगे, पहले जो पैराग्राफ होती हैं उसमें टॉपिक सेंटेंसेस होती हैं, उस टॉपिक सेंटेंसेस को आप क्या करेंगे, रीड करेंगे, क्योंकि टॉपिक सेंटेंस ही में से जो राइटर होता है वो आपको पैराग्राफ की टॉपिक के बारे में बताता है। फिर आप जाएंगे कंक्लूजन में, जो कंक्लूजन होती है उसमें राइटर जो है मेन आइडिया को दोबारा रिस्टेट करता है। ये एमसीक्यूज बार बार दोहराया जाता है अक्सर कि द मेन आइडिया इज रिस्टेटेड इन, तो कंक्लूजन में इसको दोबारा जो है राइटर रिस्टेट करता है। हमने पहले भी कहा कि जो ओवरव्यू होती है, जो समेशन होती है, वो कंक्लूजन में राइटर करता है, सही है। तो आप जब मेन आइडिया को क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे, तो फिर आप जो है समरी में जा सकते हैं। अगर आपको मेन आइडिया क्लियर नहीं है तो फिर आप समरी नहीं लिख सकते। तो पहला क्वेश्चन तो आपने अपने आप से या जो पोस्ट करना है या फॉर्मुलेट करना है वो ये है कि मेन आइडिया क्या है, सही है, इस पैसेज का। व्हाट द पैसेज इज अबाउट, पैसेज किस चीज के बारे में, किस एंटिटी के बारे में है, थियरी के बारे में है ना, किसी सोशल इवेंट के बारे में, किसी सोशल इशू के बारे में, सही है, प्रॉब्लम है, कॉज इफेक्ट क्या है, किस चीज के बारे में ये बेस पैसेज जो है वो उस पर आर्गुमेंट क्रिएट कर रहे हैं, सही है। इट इज इट्स टोन, अच्छा किस टोन पे ये बात करें, मतलब ये कॉमिक है, एग्रेसिवली इम्प्लाइड मीनिंग दे रहा है, डायरेक्ट मीनिंग दे रहा है, क्या है, एग्जेजरेशन उसने की है, कौन से टोन में उसने ये बात की है, व्हाट टाइप ऑफ राइटिंग इट इज, कौन सी टाइप ऑफ राइटिंग है, क्वांटिटेटिव है, क्वालिटेटिव है, फिक्शनल है, नॉन फिक्शनल है, सही है, ये जो है फैक्ट्स एंड फिगर्स पर है कि नहीं, सिर्फ उसने आर्गुमेंट सिर्फ क्रिएट किए हैं, बेसलेस है, सही है। तो ये चीजें आपने चेक चेक करनी होगी। अगर आप समरी लिखते हैं तो उससे पहले आपने ये क्वेश्चंस अपने आप से पूछने हैं। वंस यू गो थ्रू विद दीज क्वेश्चंस देन ऑटोमेटिकली यू कैन राइट इन इफेक्टिव समरी ऑफ दैट पैसेज, सही है। अब आते हैं कि इसके बाद हमारे पास व्हाट आर द क्रूशियल डिटेल्स एंड पॉइंट्स दैट सपोर्ट द मेन द आइडिया। अच्छा, फिर हमारे पास और भी क्वेश्चंस होंगे। ये क्वेश्चंस के अगर इसने एक आर्गुमेंट क्रिएट की है, इसने एक पहलू पर बात की है, कुछ क्लेम किया है, तो कौन कौन से पॉइंट्स हैं, कौन कौन से वो डिटेल्स हैं जिससे इसने अपनी मेन आइडिया को सपोर्ट किया है, कौन से फैक्ट्स एंड फिगर्स से, कौन से प्रूफ्स एविडेंस से अपनी उसने अपनी मेन आइडिया को सपोर्ट किया है, तो उसको हम टेक आउट करेंगे। दीज आर एक्चुअली द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, एसेंशियल पॉइंट, एसेंशियल इंफॉर्मेशन। अगर आप समरी लिखते हैं तो आपने इसी क्रूशियल डिटेल्स पर फोकस करना होगा, क्योंकि in summary you actually summarize the main points or crucial points, सही है, you don't go for the extra information। are the parts relevant to the passage, फिर आप देखेंगे कि यार एक जो ये पार्ट है, मिसल इंट्रोडक्शन है, तो उसके साथ मेन बॉडी जो है या सपोर्टिंग डिटेल्स जो है ये रिलेवेंट है कि इसकी कुछ एसोसिएशन है कि नहीं, आया उसको सपोर्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा। व्हाट इज द इररिलेवेंट इंफॉर्मेशन इन द पैसेज, फिर आप देखेंगे कि इररिलेवेंट इंफॉर्मेशन पैसेज में कौन सी है। अच्छा, व्हाई विल यू गो फॉर द फॉर डिगिंग आउट द इररिलेवेंट इंफॉर्मेशन, क्यों, क्योंकि आप फिर वही इररिलेवेंट इंफॉर्मेशन अपनी समरी में इंक्लूड नहीं करेंगे, आप फिर इसको एक्सक्लूड करेंगे। यू विल ओनली गो फॉर द रिलेवेंट इंफॉर्मेशन इन द क्रूशियल डिटेल्स, सही है, आप फिर इन इररिलेवेंट इंफॉर्मेशन होगी उसको अपने समरी में इंक्लूड नहीं करेंगे। If you were to write a headline or heading for the passage in your own words, how would you begin? फिर आप सोचिए कि अगर एक हेडिंग है या हेडलाइन है या कुछ पैसेज है, उसकी जो क्रूशियल पॉइंट्स है उसको अगर मैं अपने अल्फाज में लिखूंगा तो कैसे मैं स्टार्ट करूंगा, कैसे मैं लिखूंगा। तो ये जो क्वेश्चंस होंगे आपने ये पोस्ट करने होंगे। Once you go through this section, then you will be able to write in effective summary, सही है। स्टेप्स फॉर समराइजिंग, तो आप स्टेप्स कौन से होंगे, आफ्टर रीडिंग द पैसेज वंस री रीड इट बट स्लोली। अच्छा, एक दफा आपने एक पैसेज को रीड किया, फिर उसको दोबारा रीड करें, लेकिन इस दफा जो आप रीड करेंगे ये स्लो रीडिंग होगी, इंटेंसिव रीडिंग होगी, क्योंकि आप इंटेंसली रीड करेंगे, डीपली रीड करेंगे और स्लोली रीड करेंगे, सही है। तो यहाँ पर जो आपका स्लो रीडिंग होगा ना, आपकी जो स्लो रीडिंग होगी ये आपको बताएगी कि यार दिस पॉइंट इज इंपॉर्टेंट एंड दिस पॉइंट इज अनइम्पॉर्टेंट, सही है। इससे आपको पता चलेगा और ऑटोमेटिक स्लोली जब बार बार जिस
टेक्स्ट के साथ आप कांटेक्ट में आते हैं ना, तो उसकी अंडरस्टैंडिंग आपको ज्यादा हो जाती है। इसलिए तो आपको कहा जाता है कि एक दफा रीड करते हैं तो दोबारा उसको स्लोली रीड करें, सही है। As you read the passage, note down important points and keywords which you can include in your summary. अच्छा, जैसे जैसे आप उस पैसेज को रीड करते हैं तो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ना, उसको या तो हाईलाइट करें या उसको अपने साथ नोट डाउन करती जाएं कि यार ये मेरा पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये कीवर्ड्स है, ये चीजें हैं जिसको मैं अपने समरी में इंक्लूड कर सकता हूँ। Once your summary is ready, read it to check its similarity to the original message given. अच्छा, जैसे ही आपने फिर समरी लिख ली तो फिर अपनी समरी को मैच करी, कंपेयर करें ओरिजिनल टेक्स्ट के साथ कि यार इसमें मैंने तो कुछ इररिलेवेंट डेटा नहीं डाला। वैसा तो नहीं कि वो राइटर एक चीज के बारे में बात कर रहा हूँ, मैंने कुछ किसी और चीज के बारे में बात की हो। तो देन यू विल गो फॉर द कंपैरिजन ऑफ द summary with the original passage, सही है। Summarize each part, paragraph or segment in 1 to 2 sentences. हर पैराग्राफ को, मिसाल आपने एक पैराग्राफ रीड की तो याद रखें समरी हम इसलिए करते हैं कि उसको अपने अल्फाज में लिखते हैं, लेकिन शॉर्ट या जो कम वर्ड्स हैं कम अल्फाज में लिखते हैं, सही है। यूजुअली इट इज 1/3 होता है या 1/4 होता है। मतलब अगर 100 वर्ड्स हैं तो आप या तो 33 वर्ड्स लिखेंगे या तो 25 वर्ड्स लिखेंगे। तो ये शॉर्ट अल्फाज में हम, शॉर्ट वर्ड्स में हम लिखते हैं। जितने कम वर्ड्स हो तो समरी हम उतनी हमारी इफेक्टिव होगी। लेकिन याद रखें कि आपकी जो मेन आइडिया हो ओरिजिनल की वो डिस्टोर्ट ना हो, वो बिल्कुल एज इट इज आपने वहां पे इंक्लूड किया हो। तो समरी में क्या करते हैं, आप जिस समय इस पैराग्राफ को रीड किया या किसी सेगमेंट को आप या किसी भी पैराग्राफ की पैसेज को आप इंक्लूड कर रहे हैं तो याद रखिए उसको 1 या 2 से ज्यादा इसमें सेंटेंसेस से ज्यादा एक्सीड ना करें। ज्यादा फोकस करें कि थोड़े अल्फाज में, थोड़े सेंटेंसेस में आप एक पैराग्राफ को क्या कर सके, समराइज कर सके, ठीक है। अच्छा, फिर है हमारे पास करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड समरी। फिर अच्छी समरी जो होगी उसकी करेक्टरिस्टिक्स क्या है, फीचर्स क्या होंगे। अच्छा, कैन बी अंडरस्टूड विदाउट द रेफरेंस टू द ओरिजिनल टेक्स्ट। अच्छी समरी जब आप लिखते हैं तो उसको फिर जो आपकी ऑडियंस होंगी या रीडर्स होंगी उसको जरूरत नहीं होगी कि वो जाएं और ओरिजिनल टेक्स्ट को पहले रीड करें और फिर आए आपकी समरी को रीड करें तो उनको अंडरस्टैंडिंग होगी नहीं। जैसे ही वो आपकी समरी को रीड करेंगे तो ऑटोमेटिकली उनको अंडरस्टैंड होगा कि यार ये आइडिया इसमें डिस्कस किया गया है, सही है। इट ओनली कंटेन्स द इम्पोर्टेंट आइडियाज इंफॉर्मेशन फ्रॉम द टेक्स्ट। याद रखिए ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि समरी इंक्लूड्स ओनली द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स और इम्पोर्टेंट आइडिया। समरी में सिर्फ और सिर्फ इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन होती है, सही है। जिस पे राइटर ने अपनी सब्जेक्ट को क्या किया हो, स्टैंड किया हो ना, तो वही आइडिया वही इंफॉर्मेशन को आप ऐड करेंगे समरी में। इट इज ब्रीफ विदाउट एनी अननेसेसरी डिटेल्स। अच्छा, ये बहुत ब्रीफ होती है, ऐसा तो नहीं होता कि आप बहुत डिटेल्स में जाते हैं, इलस्ट्रेशन करते हैं और लॉन्ग लॉन्ग फ्रेजल वर्ब्स यूज करते हैं, फ्रेज सेंटेंसेस यूज करते हैं, लॉन्ग लॉन्ग सेंटेंसेस नहीं। बल्कि आप जाते हैं और जो अननेसेसरी डिटेल्स होती हैं उसको इंक्लूड नहीं करते। आयशा बीबी प्लीज टर्न ऑफ योर कैमरा। अच्छा, तो आप उसको इंक्लूड नहीं करते, क्या करते हैं आप, सिर्फ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं उसको इंक्लूड करते हैं, सही है। इट इज रीडेबल यूनिफाइड होल। अच्छा, ये जो होता है ये रीड करने के लायक होता है और यूनिफाइड होता है। याद रखें कि जो भी आप ऐसे लिखेंगे, जो भी आर्टिकल लिखेंगे, जो भी पैसेज लिखेंगे तो उसमें सिंगल आइडिया होगा, सिंगल आइडिया और रिलेवेंट इंफॉर्मेशन उसमें डिस्कस किए होंगे। तो जैसे ही अब आपका पैसेज होगा या समरी होगी वो यूनिफाइड होल का मतलब है कि एक तो उसमें यूनिटी होगी आइडिया के दरमियान, सेंटेंसेस के दरमियान, और एक तो यूनिटी आइडिया की होगी। मतलब आइडिया का मतलब है कि सिंगल आइडिया विल बी डिस्कस देयर, सही है। आप ऐसा नहीं कर सकते कि एक सेंटेंस में एक आइडिया डिस्कस कर रहे हैं दूसरे में दूसरा, नहीं। यूनिफाइड होल का मतलब है कि वो बिल्कुल यूनिटी ऑफ आइडिया हो और कोहेजन भी वहां पे हो, ठीक है। अच्छा, फिर हम बात करते हैं इनफेक्टिव समरी। इफेक्टिव जो समरी होगी उसमें क्या क्या होंगे, एक्यूरेट होगी, इंक्लूड इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होगी, ऑब्जेक्टिव होगी। ऑब्जेक्टिव कैसे होगी इस बात डिस्कशन करते हैं। इज नॉट अ कॉपी ऑफ द टेक्स्ट। कॉपी ऑफ द टेक्स्ट मतलब उसकी कॉपी कैसे नहीं होंगी उस पर बात करते हैं। इन इफेक्टिव समरी इज एक्यूरेट। अच्छा, समरी एक्यूरेट का मतलब है कि मिसाल के तौर पर आप जितनी भी
कोशिश करें कि जो आप ओरिजिनल टेक्स्ट है उससे बिल्कुल आपकी जो आइडिया हो मैचिंग हो, सही है, उसके साथ उसकी रिलेवेंसी हो। ऐसा नहीं कि आपने उससे आइडिया को क्या किया हो, डाइवर्ट किया हो, सही है, डिस्टोर किया हो। Therefore, you must read the text closely and gain a true understanding of the text before writing your summary. इसी तरह अगर आप इफेक्टिव समरी लिख रहे हैं तो आपने पहले ओरिजिनल टेक्स्ट को बहुत स्लोली से और क्लोजली रीड करना है और उसको अंडरस्टैंड करना है, सही है। योर समरी शुड एक्यूरेटली रिप्रेजेंट द मीनिंग ऑफ द टेक्स्ट। मैंने आपको कहा ना कि अगर आप ओरिजिनल टेक्स्ट की मीनिंग को डिस्टोर्ट कर रहे हैं ना, डिस्ट्रॉय कर रहे हैं सिंपल अल्फाज में, तो फिर ये इफेक्टिव समरी नहीं होती। एक्यूरेट या इफेक्टिव समरी जो होती है वो समरी होती है जिसमें आप राइटर ने जिस तरह लिखा हो, मतलब जिस आइडिया को जिस तरह कन्वे किया हो, आपने एज इट इज उसको अपने समरी में क्या किया हो, इंक्लूड किया हो, तो ये एक्यूरेट समरी समरी होती है, सही है। इन इफेक्टिव समरी इंक्लूड्स इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, तो ये तो ऑलरेडी आपको क्लियर है कि जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होती है सिर्फ समरी में हम उसको इंक्लूड करते हैं। वी डोंट गो फॉर द एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, वी डोंट गो फॉर द एग्जांपल, द इलस्ट्रेशंस वगैरह, इनके लिए नहीं जाते, बल्कि जिससे हम अपनी मेन आइडियाज को स्टेट कर सकते हैं, हम उसी इंफॉर्मेशन को सिर्फ क्या करेंगे, ऐड करेंगे, ठीक है। इनइफेक्टिव समरी इज ऑब्जेक्टिव। इफेक्टिव जो समरी होगी वो ऑब्जेक्टिव होगी। ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या है, अब यहाँ पे देखिए, हमने एक बात की थी सेकंड चैप्टर में भी कि समरी में आप कभी भी अपनी इंटरप्रिटेशन, अपनी ओपिनियंस, अपनी सेंटिमेंट्स, अपनी जजमेंट्स को नहीं प्रेजेंट कर सकते, सही है। क्यों? क्योंकि आप तो क्या कर रहे हैं, किसी और की आइडिया को सिर्फ अपने अल्फाज में लिख रहे हैं। ऐसा नहीं कर रहे कि उस पर अपनी जजमेंट भी दे रहे हैं, क्रिटिसिज्म भी कर रहे हैं, अपनी व्यू भी दे रहे हैं कि ये पॉइंट्स ने गलत लिखा है, नहीं। समरी का मतलब यही है कि आप ऑथर की आइडिया को सिर्फ अपने अल्फाज में लिख रहे हैं। तो जब अपने अल्फाज में लिख रहे हैं तो ऑटोमेटिकली ऑब्जेक्टिविटी है, क्योंकि आप अपने सब्जेक्टिव ओपिनियन नहीं दे रहे, तो यहाँ पे समरी क्या होगी, फिर ऑब्जेक्टिव होगी। द समरी शुड ओनली इंक्लूड फैक्ट्स एंड इंफॉर्मेशन फाउंड इन द टेक्स्ट। ये ऑब्जेक्टिव कैसी होगी, क्योंकि इसमें जो फैक्ट्स, जो इंफॉर्मेशन होगा वो ओरिजिनल टेक्स्ट में होगा, ना कि आपकी अपनी सब्जेक्टिव ओपिनियन होगी। डू नॉट इंक्लूड योर ओन ओपिनियंस और पर्सनल जजमेंट्स अबाउट द इंफॉर्मेशन इन द टेक्स्ट। तो हमने इस पे बात की, आपने कभी भी अपनी ओपिनियंस को, अपनी पर्सनल जजमेंट को ये इंक्लूड नहीं करना किसी भी टेक्स्ट की समरी। समरी आप जब लिखते हैं तो उसमें आपने कभी भी ओपिनियन को या पर्सनल जजमेंट को या सेंटिमेंट्स को कभी भी इंक्लूड नहीं करना। ये एमसीक्यूज हो सकता है कि इन समरी वी डू नॉट इंक्लूड आवर ओपिनियंस, वी डू नॉट इंक्लूड आवर सेंटिमेंट्स, सही है। हम कभी भी क्रिटिसाइज नहीं करते। हमने इस पे बात की है इवैल्यूएशन में कि जब आप इवैल्यूएशन करते हैं देन यू विल गो फॉर योर ओपिनियन, फिर आप ओपिनियन दे सकते हैं, सही है, लेकिन समरी में आप नहीं दे सकते, याद रखिए। इनइफेक्टिव समरी इज नॉट अ कॉपी ऑफ द टेक्स्ट। अच्छा, इसका क्या मतलब है? दिस मीन्स यू नीड टू राइट द समरी यूजिंग योर ओन वर्ड्स। कॉपी का मतलब है कि जिस अल्फाज में ऑथर ने लिखा है आपने उसी अल्फाज में नहीं लिखना, बल्कि जो आइडिया उसने प्रेजेंट की है, आइडिया मेंटेन रखना है, लेकिन वर्ड सिर्फ आपके अपने होंगे। तो इसको कहते हैं कि इट इज नॉट द कॉपी ऑफ द ओरिजिनल टेक्स्ट। कॉपी नहीं होगी, सिर्फ आइडिया कॉपी होगी, वर्ड्स कॉपी नहीं होंगी, सही है। डू नॉट कॉपी द टेक्स्ट वर्ड फॉर वर्ड। वर्ड फॉर वर्ड आपने इसको कॉपी नहीं करना, सही है, सिर्फ आइडिया के लिए आपने ये जो मीनिंग है उसके लिए कॉपी करना है। Figure out how to reward what is stated in the text without changing the meaning of the text. आपने फोकस करना है कि जिस तरह राइटर ने मीनिंग को कन्वे की है, तो आपने उसी तरह मीनिंग को स्टेट करना है अपने अल्फाज में, सही है। तो ये इफेक्टिव समरी होती है जिसमें ये पॉइंट्स होना लाजमी है, सही। इस पे हम बात करेंगे, फिर आर्टिकल की समरी आप लिखते हैं तो कैसे लिखेंगे, और फिर आप कैसे पब्लिकेशन डेट लिखते हैं, ऑथर का नाम लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, तो इस पे इंशाल्लाह जो अपकमिंग लेक्चर है उस पे हम डिस्कशन आर्टिकल्स पे करेंगे। अच्छा, मैं एक अनाउंसमेंट करने वाला था कि याद रखिए, मैंने आपको बताया था कि मिड लूंगा इंशाल्लाह, और आपने कहा था कि मुझे आपको ये 3-4 दिन चाहिए,